Good morning, students. First of all, let me ask you, how are you? And how this our new system of online going, ये जो नया तरीका हमने स्टार्ट किया है, पहले बच्चों ने कहा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले हम एक आईडी भेजते थे, अब इस क्लास से आपको कैसा लग रहा है? तो ज़रूर मुझे मैसेज कर दें या ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। और भी कोई, जैसे रविंद्र सिंह ने मुझे बोला था कि सर मुझे इसकी समरी या थीम चाहिए, ऐसे भी जिसको भी कुछ भी चाहिए हो तो यू कैन जस्ट मैसेज मी इन द ग्रुप। और इसमें भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए है, अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। ओके, सो अगेन वी रिज्यूम विथ अवर पोएम द होप। तीसरा पार्ट था, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, दिस पोएम इज़ बिट डिफ़िकल्ट। वाई डिफ़िकल्ट? बिकॉज previously what the four poem which we had learned, they were very easy to learn because the language of that poem was very simple. But here in this poem the language is bit psychological, you can say typical, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे चला रहा हूँ। So let's start with the poem. As you can see the hope, पहले मैं इसके बारे में आपको बता चुका था, फिर भी हम वापस स्टार्ट करते हैं एक बार, क्योंकि मेरी एक आदत है कि आप हो सकता है कोई क्लास आपने मिस कर दी हो, तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, यहाँ से हमने कर लिया था। होप को लोगों ने सब अलग अलग नाम दिए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ उसे उम्मीद बताते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलीवेंस, कुछ उसको भविष्य से संबंधित बताते हैं। सम अदर्स थिंक इट मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ उसे उपकार की तरफ किया गया एक बढ़ाया गया कदम मानते हैं। बट टू मी होप इज़ क्रिएशन ऑफ सोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कवि ये सोचता है ये आत्मा की उत्पत्ति है। उम्मीद क्या है? आत्मा की उत्पत्ति है। यह इसको हम ये कह सकते हैं कि हम जो महसूस करते हैं, है ना, सकारात्मक चीज़ को जो महसूस करते हैं उसी को हम उम्मीद कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्मीद। जबकि कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमारे मन में पहले पता चल जाता है देयर इज़ समथिंग गुड टू बी गोइंग टू हैपन, तो हमारी तरफ ऐसा कुछ ऐसा दिखता है। तो इसीलिए पोएट ने क्या कहा है? टू मी होप इज क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस प्लेजरसम, क्योंकि वो क्या बनाती है? हमें खुश बनाती है। जब हमारी उम्मीद पूरी हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। एंड लिव विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो, हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है, चेहरा खुश हो जाता है, जोश भर जाता है और हम खुशी के मारे उछलने लगते हैं। फिर आगे बताया गया था, इन द पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, और भूतकाल में भी हम अभी तक क्यों बचे हुए हैं? उम्मीद के कारण ही बचे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी उम्मीद टूट जाती है, कभी कभी हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम उम्मीद नहीं छोड़ते। वी कीप ऑन ट्राइंग, वी कीप ऑन मेकिंग अवर एफर्ट्स, हमारी कोशिशें करते रहते हैं तो हमको सफलता मिल जाती है। सो इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम भूतकाल में इसी उम्मीद के कारण, भूतकाल से अभी तक इस उम्मीद के कारण ही बचे हुए हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर ऑफ होप, और हम उसी भूतकाल के आधार पर हम भविष्य का भी अंदाज़ा लगाते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आपने सोचो कि पूरे महीने भर अगर आपने 100 रुपये बचाए तो आपका महीने का कितना हो गया? राइट, कितना हो गया? 3000 रुपीज़। तो अब आप भविष्य का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? कि आप अंदाज़ा लगाएंगे अगले महीने भी मैं 3000 बचा लूँगा, क्योंकि भूतकाल ने आपको अंदाज़ा दे दिया, तो उसी उम्मीद से आप भविष्य का भी अंदाज़ा लगाते हैं। देन फिर हम बताए थे, और जब हम भविष्य का अंदाज़ा लगाते हैं तो हमारे अंदर उम्मीद ऐसी होती है कि हमारे मन में कोई नकारात्मकता नहीं आती है। हमको लगता है कि हम भविष्य में कोई काम भूतकाल के आधार पर कर पाएंगे। सो होप किल्स नेगेटिविटी, इस लाइन को बार बार याद करना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। होप किल्स नेगेटिविटी, होप हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है। इनसाइड एंड फील्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमको खामोश और शांत कर देती है। फिर कल इसमें भी देखिए, इस बुक की एक विशेषता बहुत अच्छी है कि जब भी हम कोई भी पोइट्री पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें भी एग्जाम्पल्स है। कल मैंने आपको बताया था बर्ड का एग्जाम्पल, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, वो उम्मीद ही है जो पक्षी को उड़ाती है। पक्षी उड़ता क्यों है? अलग आस लेकर के, अलग होप लेकर के उड़ता है। द बर्ड फ्लाइज इन द होप टू फाइंड फूड फॉर द यंग वंस, अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने के लिए वो निकलता है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, ठीक है, ये होप हो गई। लेकिन उसको खाना नहीं मिला तो वो अपने एफर्ट्स को व्यर्थ नहीं जाने देता है, तो क्या करता है?
एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। तो वो अगर वापस भी आता है तो वो क्या सोच के जाता है, पहले खाना, और खाना नहीं मिलेगा तो अपने घोंसले के लिए तिनका या कुछ घोंसला बनाने का सामान उठा के लाएंगे वो। सो दे डोंट वेस्ट देयर एफर्ट्स, वो नाउम्मीद नहीं होते। एंड ये यहाँ पे हो गया एक बर्ड का एग्जाम्पल हो गया। नाउ हम इस पे चलते हैं, इट इज़ द होप, और वो उम्मीद ही है, होप ही है, दैट मेक्स अ बर्ड। बर्ड क्या होती है, कली होती है, फूल की कली, वो ब्लॉसम होती है, खिलती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, वो क्या उम्मीद करती है कि मैं डाली पे रहूँगी और मैं खिलूँगी, और मैं खिलूँगी और प्रकृति की सुंदरता बढ़ाऊँगी। अगर उसको ये पता चल जाए कि आपको कोई तोड़ने वाला है तो वो खिलेगी ही नहीं, तो क्या वो बंद करती खिलना? नहीं, वो रोज़ खिलती है ना। अगर आप घर से बाहर निकलने वाले हो और आपको पता है, सपोज किसी फ्यूचर फॉर्च्यूनर टेलर ने आपको बता दिया कि आज भाई आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आप क्या करोगे? आप सोचो, आप कहोगे मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कली को भी पता है कि मैं खिलूंगी तो किसी की नज़र पड़ेगी, कोई मुझे तोड़ देगा तो वो खिलेगी नहीं, लेकिन वो खिलती है। किस उम्मीद में? कि कोई मुझे तोड़ेगा नहीं, मैं इसी तरह से खिलूंगी। और लोग तोड़ते हैं लेकिन फिर भी कुछ बच जाती है, तो वो अपनी होप को नहीं छोड़ती, खिलना बंद नहीं करती। एक्सीडेंट, हमारे घर में सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त हम गिर जाते हैं, तो क्या हम उस सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ देते? नहीं छोड़ते, हम उम्मीद करते हैं अगली बार हम नहीं गिरेंगे। सो इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड, एक कली को खिलना सिखाती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, वो के डाली पे ठहरती है और खिलती है। ये हो गया सेकंड। अब तीसरा, अक्सर आपने बसंत ऋतु देखी होगी, क्या होता है उस समय? पतझड़ होता है, वृक्ष अपने सारे पत्ते गिरा देता है। किस उम्मीद में? कि नए पत्ते आएंगे। अब सोचो कभी पत्ते नहीं आए तो वो तो सूखा डंठल बन के रह जाएगा वो। तो वो उम्मीद ही है जो उसको ये विश्वास दिलाती कि मैं आज पत्तियां गिराऊंगा तो नई पत्तियां आएगी। ट्री लूज देयर लीव्स विद अ होप, एक आशा के साथ वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं। दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लेडन, कि वो लद जाएगी वापस, विथ ग्रीन ह्यूज, पूरा हरियाली से ढक जाएगी, हरी पत्तियों से आच्छादित हो जाएगी। सो ये 3 एग्जाम्पल थे जो आपको बताए इसमें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट लाइन्स है, अगेन दीज आर सम फिलोसॉफिकल लाइन्स, सीरियस लाइन्स। तो मैं इसको 4th पार्ट में पढ़ाऊँगा और लास्ट पार्ट होगा हमारा इसका क्वेश्चन आंसर का। सो अगेन आज जो हमने पढ़ा वापस बता देते हैं। आज हमने एक बर्ड का एग्जांपल देखा जो अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाता है, लेकिन खाना नहीं मिलता तो मटेरियल लेकर के आता है। फिर हमने एक कली का उदाहरण देखा कि वो कली खिलती है, और कली क्या करती है? खिलती है और टहनी पे रहती है, भले ही उसको कोई तोड़ क्यों न दे, या चाहे उसको देखे कोई क्यों न देखे, लेकिन वो खिलती है। तीसरा एग्जाम्पल हमने एक पेड़ का देखा जो अपने पत्ते गिरा देता है इस उम्मीद में कि एक दिन मेरे पास पत्ते वापस आएंगे। तीनों एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद करना, इसके नोट्स बनाना। अगले पार्ट में हम ये जो लास्ट जो फिलोसॉफिकल लाइन्स है, थोड़ा डीप मीनिंग की लाइन्स है, उसको हम पढ़ेंगे। ओके, टिल देन अगेन रिवाइज द पोएम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एरीन्स बाद में हम डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन्स में प्रिपरेशन मेथड हो चुका है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हमारी चल रही हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो 2 टाइप्स की होती है, वो हमने डिस्कस किया, SN1 एंड SN2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लगभग बोर्ड में 100% आती है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। फिर SN1 और SN2 के यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं कि हम एल्किल हैलाइड्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से किन किन का निर्माण कर सकते हैं। फर्स्ट है एल्किल साइनाइड का निर्माण, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, नाइट्रो एल्केन्स का निर्माण, बहुत सारे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्किल साइनाइड का निर्माण। सबसे पहले एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड
एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? KCN से। KCN से कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल साइनाइड बनता है। एल्किल साइनाइड बनता है और KX निकलता है। कोई भी एल्किल हैलाइड KCN से रिएक्शन करके हमको एल्किल साइनाइड देते हैं। ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है। अगर एग्ज़ाम में एल्किल हैलाइड दे रखा है, KCN दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए CH3Cl KCN CH3CN, यानी आपको क्या करना है? इस नाभिक स्नेही को यहाँ लटाना है और Cl को इसके साथ जोड़ना है। Cl हटा के नाभिक स्नेही जोड़ना है। अब ये जो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं, इससे जो साइनाइड बनते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। साइनाइड भी हैं आपके नाइट्रो वाले कंपाउंड्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये साइनाइड जो बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। इस चैप्टर में केवल इसके प्रिपरेशन मेथड है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि एल्किल हैलाइड से हम साइनाइड कैसे बना सकते हैं। KCN से रिएक्शन करते हैं किसी भी एल्किल हैलाइड की तो क्या बनते हैं? साइनाइड। अब ये साइनाइड, ये जो साइनाइड है, अगर इनका हम तनु HCl की उपस्थिति में पूर्ण जल अपघटन करें, पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है? एसिड बनता है। और ये ध्यान रखना है कि पूर्ण जल अपघटन करने पर एसिड बनता है। अगर हम आंशिक जल अपघटन करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। अगर हम पूर्ण अपचयन करते हैं, आंशिक अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, और आंशिक जल अपघटन करते हैं तो एमाइड बनते हैं, और पूर्ण अपचयन करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनती है। यानी कि पूर्ण जल अपघटन से एसिड, आंशिक जल अपघटन से एमाइड, आंशिक अपचयन से एल्डिहाइड, और पूर्ण अपचयन में अगर सोडियम और एथेनॉल लेते हैं तो जिसको मैंडियस रिएक्शन बोलते हैं तो प्राइमरी एमीन बनती हैं। देखिए कैसे, ये हैं आपके कोई भी एल्किल हैलाइड। अभी हमने पढ़ा अगर इसकी रिएक्शन कराई हमने KCN से तो क्या बना? RCN + KX। ये मेनली रिएक्शन है। हम रिएक्शन में एल्किल साइनाइड बन रहा है। अब ये आगे है कि एल्किल साइनाइड भी आगे रिएक्शन करके हमें क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं। सबसे पहले एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन जो होता है HCl और 2H2O की प्रेजेंस में होता है। और क्या बनता है? अगर हम जो भी यहाँ पे लेते हैं उसका एसिड बनता है। कैसे बनता है? देखिए, अब अगर मैंने यहाँ पे CH3 ये लिया प्लस HOH, 2H2O है, ये देखिए CH3C, साइड में समझाने के लिए कर रही हूँ, HOH HOH, CH3COOH, ये एक NH4, ये N 1 2 3 और ये 4 HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो NH4ClO। तो रिएक्शन में क्या बनता है? 2H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? जितने कार्बन का हम साइनाइड लेते हैं उतने कार्बन का एसिड फॉर्म होता है और नौसादर यानी NH4Cl बनता है। ये कैसे रिएक्शन होती मैंने बता दी। जितने कार्बन का लिया बॉन्ड हटा COOH और ये NH3 प्लस HCl क्या बना? NH4Cl। पूर्ण जल अपघटन से। अगर आंशिक जल अपघटन करते हैं, ये देखिए आप, आंशिक जल अपघटन में केवल एक H2O ही लेते हैं और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? एमाइड बनता है। जितने कार्बन का आप लेते हो उतने कार्बन का एमाइड बनता है। कैसे बनता है?
देखिए आप, अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, साइनाइड C, ये देखिए किसकी एक HOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करें। यहाँ अलग से समझा रही हूँ मैं, बोर्ड पे देखिएगा बेटा। ये देखिए एक ही HOH लेना है, H और ये O। साइनाइड है, अगर हमने 2H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो फुल्ली यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, पूर्ण जल अपघटन होता है। लेकिन अगर हम एक H2O लेते हैं तो पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होता है और एमाइड फॉर्म होता है, जबकि फुल्ली में क्या बनता है, एसिड। ये अलग से देखिए, एक ही OH लिया तो ये CH3, ये O इधर आ जाता है, डबल बॉन्ड हटके और क्या बन जाता है, NH2। तो क्या बन जाएगा, केवल जितने कार्बन का आप एल्किल हैलाइड लेंगे उतने ही कार्बन का एमाइड फॉर्म होगा। ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एमाइड फॉर्म होगा। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 2 होती है। देख लिए कार्बन की चारों बॉन्डिंग पूरी हो गई, ये N और ये H, नाइट्रोजन की 3 बॉन्डिंग होती है। तो क्या बन गया, एमाइड बनता है। तो ये पूर्ण जल अपघटन से एसिड फॉर्म होता है, पूर्ण जल अपघटन 2H2O की प्रेजेंस में होता है, और आंशिक जल अपघटन यानी पार्शियली हाइड्रोलाइसिस एक H2O की प्रेजेंस में होता है और एमाइड फॉर्म होता है। ये साइनाइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। अगर हम एल्किल साइनाइड की वापस रिएक्शन किससे कराएं, ये साइनाइड है। अगर हम इसका पार्शियली अपचयन करते हैं, अपचयन हमेशा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है, H, कोई भी HCl की प्रेजेंस में अपचयन कराए। अगर फुल्ली अपचयन कराते तो मैंडियस रिएक्शन कहलाती है, जो अल्कोहल की प्रेजेंस में होती है, C2H5OH प्लस Na। ये अगर कहीं भी हम रिएजेंट या अभिकर्मक यूज़ करते हैं तो उस रिएक्शन को मैंडियस रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन 4H की प्रेजेंस में होती है। हमेशा जल अपघटन में जल जुड़ता है और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं। अलग से देखिएगा, ये R C के कितने कार्बन की साइनाइड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, 4 H जोड़ने। और प्राइमरी एमीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जितने कार्बन का ले रहे हो आप उतने ही कार्बन की एमीन बनती है, यानी 4 H जुड़ेंगे। R C 2 H, इससे 4 H की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड हटेगा, ये पाई और ये पाई यानी सिग्मा, ये केवल सिग्मा है, ये पाई है और ये पाई है, तो 2 पाई हटेंगे और 4 सिग्मा बनेंगे। तो चारों सिग्मा पे 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, तो बॉन्डिंग्स में क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन। तो कोई भी एल्किल साइनाइड का अगर हम पूर्ण रिडक्शन कराते हैं एथेनॉल और सोडियम की प्रेजेंस में, तो प्राथमिक एमीन, जितने कार्बन का हम एल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं, एल्किल साइनाइड यूज़ करते हैं, उतने ही कार्बन की प्राइमरी एमीन मिलती है। अगर हम इसका पार्शियली रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। ये हम जब एल्डिहाइड और कीटोन हम डिस्कस करेंगे तब ये रिएक्शन वापस कंप्लीट होगी। तो अगर आप पूर्ण जल अपघटन कराते हैं किसी भी एल्किल साइनाइड का, तो जितने कार्बन का एल्किल साइनाइड है उतने ही कार्बन का एसिड बनता है। पार्शियली जल अपघटन कराते हैं तो उतने ही कार्बन का एमाइड फॉर्म होता है। पार्शियली रिडक्शन कराते हैं तो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्म होता है। कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तो उतने ही कार्बन की प्राइमरी एमीन फॉर्म होती है। ये एल्किल साइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हमने एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड पढ़ा, अब एल्किल साइनाइड से भी हम एल्कोहल, एल्किल साइनाइड से भी हम प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं और एमाइड फॉर्म कर सकते हैं।
तो ये आपकी कंप्लीट हो गई रिएक्शन। अब है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। ये साइनाइड पड़ा, अब एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे फॉर्म होता है। अगर हम KCN से रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की, तो साइनाइड फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम AgCN यूज़ करते हैं तो आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। यह मैं अभी आपको वापस अलग से डिस्कस कर दूंगी। यदि एल्किल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने पर प्राइमरी एमीन और एसिड फॉर्म होता है, और अगर हम अपचयन कराते हैं तो सेकेंडरी एमीन बनती है। ये देखिए RX, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिए, उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, AgCN से। RX ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में ये ऐसे भी आ सकती है। कंप्लीट द रिएक्शन। अगर AgCN लिखा है और KCN लिखा है, KCN लिखा है तो आपको क्या बनाना है, RNC बनाना है, और क्या बनेगा, AgX। और अगर KX लिखा हुआ है, RX की रिएक्शन किससे कराते हैं, KCN से कराते हैं, तो क्या बनता है, RCN प्लस KX। ऐसा क्यों होता है, जो एल्किल हैलाइड हैं वो KCN के साथ तो साइनाइड फॉर्म करते हैं और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड फॉर्म करते हैं। वाई, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो सबसे पहले एल्किल साइनाइड RX की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, KCN से, तो क्या बना, RCN प्लस KX। ऐसा क्यों होता है, क्यों, तो आपको आंसर देना है। KCN एक आयोनिक कंपाउंड है, जब बॉन्ड टूटता है तो K पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है और CN पे यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, और अटैक करने के लिए कार्बन प्रेजेंट रहता है। यानी कि कोई भी एल्किल हैलाइड है, अगर हम उसकी रिएक्शन KCN से कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल में साइनाइड में से C अटैक करता है। क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होने के कारण कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, यानी न्यूक्लियोफाइल का काम कार्बन करता है। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह AgCN ले लिया तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, सह संयोजक यौगिक है। सह संयोजक यौगिक होता है तो बॉन्ड कैसे बनता है, साझे से बनता है, और जब साझा होता है तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। यानी अगर मैं AgCN के बॉन्ड को तोड़ूं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। अब कार्बन पर माइनस नहीं रहता है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण अटैक करने के लिए क्या प्रेजेंट रहता है, AgCN का नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड की अगर हम AgCN से रिएक्शन कराते हैं, AgCN कोवेलेंट कंपाउंड होने के कारण जब बॉन्ड टूटता है तो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है वो नाइट्रोजन करता है, इसीलिए जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो साइनाइड बनता है। जबकि KCN में कार्बन अटैक के लिए प्रेजेंट रहता है आयनिक कंपाउंड होने के कारण, इसलिए साइनाइड बनता है। तो ये बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, रिएक्शन से भी पूछ सकते हैं, और एल्किल हैलाइड KCN के साथ RCN देते हैं और एल्किल हैलाइड AgCN के साथ आइसोसाइनाइड देते हैं Y। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि और हम एल्किल हैलाइड से क्या क्या बना सकते हैं। Good morning, dear students.
सभी को सुप्रभात। अपनी प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस की थी फेरिंग्स के बारे में, ग्रसनी के बारे में पढ़ रहे थे अपन, तो अच्छे से समझ आई होगी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ग्रसनी के बारे में या फेरिंग्स के बारे में अच्छे से देखा होगा और नोट डाउन किया होगा और उसको रिपीट किया होगा तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी भी आई होंगी उस पिक्चर्स के अंदर, उस डायग्राम के अंदर जो अपन ने बनाया था। यहाँ मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया था जिसके अंदर मैंने अपना माउथ का जो पार्ट था, अपना सिर था, उसका हाफ पोर्शन लेके आपको उस फेरिंग्स की बात को समझाने का प्रयास किया था। और क्या क्या चीज़ें थी वो आपको मैंने बताई थी कि फेरिंग्स के अंतर्गत अपन क्या सिस्टम पढ़ रहे हैं और फेरिंग्स कैसे क्या कंप्लीट करनी थी अपने को, उस डिस्कस को मैंने किया था। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था उसमें वापस रिवीजन कर देता हूँ एक बार आपके सामने। एक तो नोस्ट्रिल के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर 2 नोस्ट्रिल के आपके क्षेत्रों को गिने थे, है ना। फिर अपन अंदर गए थे, क्या आया था, एक नासा मार्ग आया था, नासल कैविटी आई थी, है ना। उस कैविटी के बाद में क्या आया था, नासा ग्रसनी आई थी, है ना। उस नासा ग्रसनी से मध्य कर्ण के द्वारा एक नली निकलती है, एक ट्यूब निकलती है ना, कर्ण के बारे में भी डिस्कस किया था, इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर। तो उस मिडल ईयर से अपने क्या निकल रही थी, युष्टे की नलिका। वो युष्टे की नलिका कहाँ खुल रही थी, आपके इस नासा ग्रसनी के अंदर, यानी नासोफेरिंग्स के अंतर्गत युष्टे की नलिका ओपन हो रही थी। फिर उस युष्टे की नलिका के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, मुख ग्रसनी, है ना। मुख ग्रसनी में माउथ फेरिंग्स, जहाँ मुख गुहा के बाद ओपन होती है ना। चित्र को देखें हम तो जो मुख है, ये अपना मुख है, तो इस मुख के द्वारा मुख गुहा में भोजन जाता है। ये आपकी जीवा हो गई, ऊपर का पाक तालु हो गया, है ना। इस जीवा के साथ में अपन ने जीवा के बारे में पढ़ लिया था, है ना। लार का संगठन भी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था। टीथ के बारे में भी डिस्कस किया था। टीथ के टाइप्स भी अलग अलग सब अपन ने पढ़ चुके हैं, है ना, सेट के आधार पर, है ना, जबड़ों में, जबड़ा अस्थि में स्थिर रहने के आधार पर। तो कई सारे टीथ के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, उसका फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया था। फिर उस नासा ग्रसनी के बाद में अपन देखा था कि मुख ग्रसनी, ये वाला गोल पार्ट जो था वो क्या था, मुख ग्रसनी। और मुख ग्रसनी के नीचे क्या था, कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी का बोलते हैं लैरिंग्स और फेरिंग्स, तो और ये मुख ग्रसनी है ना, माउथ फेरिंग्स। तो इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेरिंग्स है ना। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं कि कैसे, कहाँ ओपन होती है, क्या करती है, उसके उत्तक यानी टिश्यू कौन से होते हैं, वो किन टिश्यू से मिलकर बनी होती है जो फेरिंग्स है, वो आपको डिस्कस कर देते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में लिख लेते हैं ना। क्योंकि ये ध्यान रखना, आप एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है आपको, इन मेन पॉइंट्स को लिखते रहना है। क्योंकि जब भी आप इस नोटबुक को खोलेंगे तो आपके सामने किसी बुक से उठा के देख लेना आप कि इसके सामने जो अपन पॉइंट लिख रहे हैं या नोट डाउन कर रहे हैं उससे डीपली और नहीं है। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए बिल्कुल ही माइनर चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं, है ना। इसको लिख लोगे तो आपके कम से कम आप कंपटीशन फाइट कर सकते हो ना, इतना तक आपके काम हो जाएगा। तो इसको उतारते रहना है ना। तो ग्रसनी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, फेरिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें से पहला आपने पढ़ा था नासा ग्रसनी, और उस नासा ग्रसनी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अब, है ना। तो नासा ग्रसनी कहाँ खुलती है वो अपन मैं लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप उतारते रहना। पहली चीज नासा ग्रसनी कहाँ खुलती है, अंत नासा छिद्र के खुलने के स्थान पर, खुलने के स्थान पर। पहली पॉइंट क्या हो गई, नासा ग्रसनी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। नासा ग्रसनी में पहला पॉइंट क्या हो गया, अंत नासा छिद्र के खुलने के स्थान पर। कहाँ, अंत नासा छिद्र के खुलने के स्थान पर। आपने पिक्चर देखी होगी, डायग्राम में मैंने बताया था अंत नासा छिद्र मतलब क्या हो गया, मुख गुहा के अंतर्गत, अंतर की तरफ एक छिद्र है ना, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस ऐसा कुछ कहते हैं, वायुकंठ, गांठी ढक्कन, इस प्रकार के उसके नाम होते हैं। तो अंत नासा छिद्र के खुलने के स्थान पर कौन होता है, नासा ग्रसनी यानी नासोफेरिंग्स। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा बताऊंगा मैं आपको इसको टिश्यू के बारे में कि इसके अंदर कौन सा टिश्यू या उत्तक पाया जाता है ना। इसके अंदर कौन सा उत्तक या कौन सा टिश्यू पाया जाता है। तो उत्तक का नाम लिख दो आप। उत्तक होता है इसके अंदर सूडियो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड
क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू। देखो नाम थोड़ा बड़ा है ना, लिखा इंग्लिश में, इसका मतलब भी मैं अभी समझाऊंगा, है ना। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप फाइट करने जाओगे, मान लो कोई साइंस का एग्जाम फाइट हो रहा है, तो उसके अंदर टिश्यू वगैरह के बारे में पूछा जाता है, उत्तकों के बारे में पूछा जाता है। तो उत्तकों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उत्तक के बारे में कि इसके अंतर्गत, इस फेरिंग्स के अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है ना, वो उत्तक का नाम है ये। मेनली अगर आप एपिथेलियम याद करें तो एपिथेलियम के कई प्रकार हैं। एपिथेलियम उत्तक मतलब उपकला उत्तक, एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक। और अपना मोस्टली बॉडी का पार्ट एपिथेलियम उत्तक का ही बना हुआ है, स्किन है एपिथेलियम उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू है। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब एक एक वर्ड का अलग अलग मैं आपको मतलब समझा देता हूं कि सूडो मतलब क्या होता है? कूटपाद, है ना, अमीबा में पढ़ते हैं कूटपाद, है ना, कूटपाद पाए जाते हैं, ऐसा कुछ अमीबा के अंदर पड़ा होगा आपने, जिससे वो कवर कर लेता है, है ना। तो कूटपाद। फिर इस स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है चपटी, है ना। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हो गया? चपटी। और आगे जो लिखा हुआ वर्ड देखो क्या क्या हो गया? एक तो सूडो स्ट्रेटिफाइड यानी चपटी, फिर कॉलुमिनार, इस कॉलुमिनार का मतलब होता है स्तंभाकार, और एपिथेलियम के नाम का मैंने आपको समझा दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके, ये मैंने आपको समझा दी। सीलिएटेड, सीलिया मतलब क्या हो गया? ये बाकी रह गया अपना सीलिएटेड मतलब सीलिया, और सीलिया आप जानते हो गमन करने वाले अंग, गमन के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, फूड को नीचे खिसकाने के लिए। तो ये सारा एक पूरा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि इस हर वर्ड का क्या क्या मतलब है। चपटी होती हैं, कूटपाद रहित होती हैं, उपकला उत्तक की बनी होती है, और गमन के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार का जो उत्तक होता है वो टिश्यू उत्तक या जो टिश्यू है वो कहाँ है? नासा फेरिंग्स के अंतर्गत पाया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? मध्य कर्ण यानी मिडल ईयर, मध्य कर्ण से निकली युस्टेकी नलिका, मध्य कर्ण से निकली युस्टेकी नलिका नासा ग्रसनी में खुलती है, नासा ग्रसनी में खुलती है ना। तो क्या हो गया? तीन मुख्य बातें होगी इसकी, किसकी? नासोफेरिंग्स की। क्या क्या होगी? कि अंतर नासा छिद्र के खुलने के स्थान पर नासा ग्रसनी पाई जाती है। अंतर नासा छिद्र कहाँ होता है देख लिया। फिर इसके उत्तक कौन सा होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू, है ना। इसका मतलब मैंने समझा दिया, कॉलुमिनार स्तंभाकार, स्तंभ जैसे खड़े आकार के स्तंभ होते हैं वैसे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? मध्य कर्ण में से निकली युस्टेकी नलिका कहाँ खुलती है? नासा ग्रसनी में खुलती है। ये तीन मुख्य इसकी बातें होगी, किसकी? नासा ग्रसनी की, है ना। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग लिखना है, उतारना है आपको, है ना। तो कॉपी में लिखेंगे तो कई बार भूल जाते हैं, तो याद भी रखने के लिए उसको वापस देख सकते हैं ना। ऐसे ओरली याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिपिकल्स वर्ड हैं, जैसे टिश्यू हो गया, इस टिश्यू का नाम, है ना, 5 लेटर्स में 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे वर्ड्स में हैं। तो याद रखना बड़ा कठिन है, तो इसको समझना है और याद भी रखना। तो इसको लिख लेंगे तो कभी भी देख के याद कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गया? पहली ग्रसनी कौन सी होगी? नासा ग्रसनी। समझ गए, है ना। आगे बढ़े, दूसरी ग्रसनी की बात करते हैं अपन, है ना। दूसरी ग्रसनी कौन सी है? मुख ग्रसनी, है ना। नाक वाला काम हो गया, है ना। अब बात करते हैं अपन मुख ग्रसनी की, दूसरी ग्रसनी, है ना। तो मुख ग्रसनी की बात कर ले अपन। किसकी बात करें? दूसरा मुख ग्रसनी।
है ना, माउथ के अंदर। माउथ बकल कैविटी हो गया, इस बकल कैविटी के अंदर की तरफ यहाँ जहाँ अपन क्या अंतःग्रसनी पड़ी थी भी, है ना, नासाग्रसनी पड़ी थी, नासाग्रसनी के नीचे अपन ने बनाया था ना, ऐसा कुछ बनाया था मैं टॉप पार्ट, इसके अंतर्गत ये वाला पार्ट जो बताया। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, कंठग्रसनी। तो ये नासाग्रसनी होगी, ये मुखग्रसनी होगी और ये कंठग्रसनी होगी। तो अभी अपन सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं ना। तो मुखग्रसनी क्या होगी, अंत नासा या अंत मुख, क्या कह सकते हैं, मुख के अंदर की तरफ भाग या मुख का अंदर जहाँ भाग खत्म हो रहा है, लास्ट एंड पार्ट जहाँ है मुख गुहा का, वहाँ आपके पाई जाती। तो मुख गुहा के कहाँ स्थित, कहाँ है, पहला पॉइंट क्या हो गया इसका, स्थिति। तो मुख गुहा के अंत भाग पर, है ना, अंत भाग बनी, अंत भाग, है ना, लास्ट वाला भाग जहाँ मुख खत्म हो रहा है और फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है, वहाँ आपके मुखग्रसनी पाई जाती है। यानी मुख गुहा के अंत वाले भाग पे कौन पाया जाएगा, मुखग्रसनी पाई जाएगी। इस मुखग्रसनी के अंतर्गत जो आपकी टिश्यू पाया जाएगा, जो उत्तक पाया जाएगा, उस उत्तक का नाम क्या है, मैं आपको लिख लेता हूँ। उत्तक नॉन कीरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड, क्या है, नॉन कीरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू, स्क्वेमस उत्तक। क्या हो गया, है ना। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, नॉन कीरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू, यानी नॉन मतलब NKSST, है ना। सॉरी, इसके बाद लिखना पड़ेगा उत्तक के बाद में आपको एपिथेलियम, आगे भी यहाँ भी वर्ड जोड़ना है, एपिथेलियम। क्या दे लेंगे, एपिथेलियम। क्या हो गया, देखो, नॉन कीरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक, यही आ जाएगा बीच में, क्या आ जाएगा, NKSSET, है ना, NKSSET, नॉन कीरेटिनाइड स्क्वेमस या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इतना लंबा नाम है ना, याद तो करना पड़ेगा तुमको ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तभी जगह याद होगा, है ना, काम आएगा। यानी आपका, है ना, टिश्यू के बारे में पूछ लिया, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो ये टिश्यू का नाम है। तो ये मुख गुहा के अंदर पाया जाने वाला या मुख ग्रसनी के अंदर पाया जाने वाला उस टिश्यू के नाम है, तो इसको याद तुमको रखना है ना। फिर अपन बात करते हैं तीसरी, कंठ ग्रसनी के पास, ठीक है, अपनी मुख ग्रसनी दूसरी हो गई। अब तीसरा पॉइंट ले लेते अपन, कंठ ग्रसनी, ठीक है। तो इसके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें हैं, आपको याद कर लेनी है फटाफट, है ना। तो ये काम की चीज़ें। तो अब पढ़ते हैं अपन तीसरी ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, है ना। कंठ ग्रसनी क्या है, इसकी स्थिति देख लो। देखो, पहली स्थिति क्या है, कंठ के पास पाई जाती है, कंठ के पास, है ना। तो इसकी स्थिति क्या होगी कंठ ग्रसनी की, कंठ के पास स्थित ग्रसनी को कंठ ग्रसनी या लेरिंग्सोफेरिंग्स बोलते हैं। जो लेरिंग्स के पास होती है फेरिंग्स, उसको ही कंठ ग्रसनी बोला जाता है। और कंठ ग्रसनी कहाँ है, मुख ग्रसनी के बाद में। मुख ग्रसनी कहाँ है, नासा ग्रसनी के बाद में। तो ये सारी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और इसी कंठ ग्रसनी, ये देखो मैं पिक्चर में बता रखा है। फिर इसके साथ साथ में क्या था, इस तरह का पिक्चर था, तालू से यहाँ था, ये तालू था, फिर यहाँ से ऐसा था, फिर बीच में ये पार्ट बटा हुआ था, ऊपर से ऐसा था, फिर ये मुख कनेक्ट था, है ना, ऐसा पार्ट बना रखा था, अपन ने बनाया था ना। तो इस तरह से पिक्चर था। तो ये यहाँ कंठ ग्रसनी और ये आगे जाके दो भागों में। फिर ये क्या था आपका, ट्रेकिया, क्या था, ट्रेकिया यानी वायुमार्ग, जहाँ से हवा अंदर जाती है। और ये क्या था, ईसोफेगस वाला पार्ट, क्या था, ईसोफेगस, यानी कि क्या बोलते हैं ईसोफेगस को, ग्रेसिका, है ना। अपन ग्रसनी के बाद में ग्रेसिका के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। अभी ग्रसनी हो रही है कंप्लीट, तो उसके बाद ग्रेसिका पे आएंगे। तो ईसोफेगस उसके बाद का पढ़ने वाला टॉपिक है। तो अपन कंठ के पास स्थित ग्रसनी को क्या बोलेंगे, कंठ ग्रसनी, ठीक है। फिर इसके उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर कौन सा उत्तक है, तो उत्तक के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा, मुख ग्रसनी के अंदर जो उत्तक था, कौन सा, NKSSE
टी, नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ये जो अपन ने अभी नाम पढ़ा था किसके अंदर, मुख ग्रसनी के अंदर, वही टिश्यू आपका कंठ के अंदर भी उपस्थित है। तो अपन ने आज क्या डिस्कस कर ली, 3 ग्रसनियों के बारे में पढ़ लिया है ना। बुक के अंदर मिले नहीं मिले, लेकिन आप ये जो पढ़ रहे हैं वो आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। तो 3 ग्रसनियाँ कौन कौन सी थी, एक तो आपके नासा ग्रसनी, नेसोफेरिंग्स, मुख ग्रसनी यानी माउथ वाली ग्रसनी, और एक कौन सी थी, कंठ ग्रसनी, है ना। इन 3 ग्रसनियों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद में आपके एक टॉपिक जो है वो आपको बताऊंगा मैं, कौन सा, जो आपके अंतर्गत टॉन्सिल्स होता है, उस टॉन्सिल्स के बारे में जब भी अपनी अगली क्लास होगी उस टॉन्सिल, क्योंकि टॉन्सिल्स से कनेक्ट है, आपके फेरिंग्स से टॉन्सिल्स कनेक्ट होता है, उस टॉन्सिल्स के प्रकार और उसकी संख्या, और उसके आगे कौन आ जाएगा आपका, ईसोफेगस। इसके बारे में जब भी अपनी अगली क्लास होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी हमारे डिटर्मिनेंट की, उसके अंदर हमने 4.1 एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के लिए कर दिया था। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द 4.2 या फिर पूरे चैप्टर के लिए आपके लिए ज़रूरी है। अब इसके अंदर आती है हमारे डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। जो डिटर्मिनेंट्स है हम एक्सपांड करना तो जानते ही है, लेकिन कुछ ट्रिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनका यूज़ करके हम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। अब उसमें आती है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 1 जो हमारी है वो कहती है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रो एंड द कॉलम इज इंटरचेंज। किसी भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, अनचेंज रहती है, अगर उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए। रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब, हम मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि इफ देयर इज एनी मैट्रिक्स लाइक 1 2 3 4, ओके, इसके रोज और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए कि जो रो है उसको कॉलम में कर दिया जाए, यानी कि अगर मैं इसको कर दूं, ये 1 2 जो रो है उसको कॉलम में डाल दिया, ये 3 4 जो रो है इसको मैंने कॉलम में डाल दिया, तो यहाँ पर मैंने इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स किया है, रो को और कॉलम को इंटरचेंज किया। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया, इस ऑपरेशन को हम कुछ नाम देते हैं, वो कहते हैं ट्रांसपोज, जो कि हम जानते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करने पर हमारे पास ये चीज़ आती है। तब मैट्रिक्स में तो क्या होता है, ट्रांसपोज करने पर एक अदर मैट्रिक्स आ जाती है, अनदर मैट्रिक्स आ जाती है, वहाँ पर हम सेम मैट्रिक्स उसको नहीं कह पाते। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की बात हम कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स में अगर ये चीज़ हम करते हैं, यानी कि अगर ट्रांसपोज करते हैं, जैसे मैं ट्रांसपोज किया, मैंने, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 5, ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रही हूँ, अंदर जो अरेंजमेंट है उसका ट्रांसपोज, रो जो है अब कॉलम में डाल दिया, 2 3 1 5 जो रो में था अब वो कॉलम में ले लिया। तो इस तरीके से जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो यहाँ पर क्या था, मैंने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाला, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स को पहले तो ट्रांसपोज किया, फिर उसके बाद में इसका ट्रांसपोज किया, उसके बाद में इसका डिटर्मिनेंट निकाला। तो दोनों ही तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों का आंसर सेम आता है। कैसे, अगर हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 2 10 माइनस 1 इंटू 3 3, 10 माइनस 3 कितना 7, और इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए, 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, 10 माइनस 3 इज 7, दिस इज 7, दिस इज ऑल्सो 7। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स ना कहे, अगर कोई ए है, ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चाहे आप उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालो, पहले हमने ट्रांसपोज कर दिया और फिर डिटर्मिनेंट लिखा, दोनों में कोई भी फर्क नहीं रहेगा, बोथ विल बी द सेम, दोनों का ही आंसर सेम रहेगा। तो चाहे आपके पास मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने कहा कि नहीं जी हम तो ट्रांसपोज करेंगे, हमको ये जो रो में है, रो में अच्छा नहीं लग रहा, हमको तो सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सारी रोज और सारे कॉलम की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर रो की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर जो 1 2 3 है, 4 5 6 है, 4 8 9 है, ये सारी रोज अब कॉलम में चली जाएगी, तो दोनों का ही आंसर सेम रहेगा। तो एट द एंड आपका जो भी ट्रांसपोज का जो भी है इंटरचेंज जैसे आपने कर दिया,
डिटर्मिनेंट के जितने भी अरेंजमेंट है तो उसका आंसर और जो ओरिजिनल आपका मैट्रिक्स है या फिर डिटर्मिनेंट है दोनों का ही वैल्यू सेम रहता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल ए का डिटर्मिनेंट। तो अगर आप डिटर्मिनेंट में कभी भी ट्रांसपोज करके ऑल द रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अब यहाँ पर तो क्या था, सारी की सारी रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे थे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे थे, दैट इज द ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। उसमें डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। प्रॉपर्टी 2 क्या कह रही है? इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। कहने का मतलब कि यहाँ पहले तो हम क्या कर रहे थे, सारी रोज को कॉलम में डाल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर 2 रोज है उसको हमने आपस में इंटरचेंज किया या फिर कोई भी 2 कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज किया। ऐसे नहीं कि एक रो और एक कॉलम, नहीं, कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम अगर आप इंटरचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिटर्मिनेंट है हमारे पास A1 B1 C1 इस तरीके का अरेंजमेंट है, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो A1 A2 A3 है और ये जो B1 B2 B3 दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर लेकर के आ गए। ये है आपका कॉलम नंबर 1, दैट इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3। यहाँ कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 की जगह जब भी आप इंटरचेंज करते हैं कोई भी 2 कॉलम या 2 रो अपनी प्लेसेस चेंज करती है आपस में, तो C1 की जगह आ जाएगा C2, C2 की जगह पर आ जाएगा C1। तो वहाँ पर जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, ये जो डबल एरो है वो यूज़ करते हैं इंटरचेंज के लिए। तो यहाँ पर हमने C1 और C2 के प्लेसेस चेंज कर दिए हैं, C1 एंड C2 आर इंटरचेंज्ड। तो यहाँ पर A1 A2 A3 उधर हमने ले लिया है। तो अब ये जो हमने इंटरचेंज किया पर्टिकुलर कोई 2 रो या 2 कॉलम, यहाँ पर हमने कॉलम्स लिए तो 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद क्या इस डिटर्मिनेंट में कोई फर्क पड़ेगा? इसका एट द एंड जो आंसर आएगा उसमें कोई फर्क होगा? मैग्नीट्यूड वाइज नहीं होगा, आंसर वुड बी द सेम, बट उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसका आंसर आ रहा होता, वैसे ये वेरिएबल्स है बट स्टिल ऐसे कंसिडर जैसे 6 इसका आंसर आ रहा होता और मैंने इंटरचेंज कर दिया इधर, तो ये जो आंसर आएगा तो आंसर में 6 तो होगा लेकिन उसका साइन बदल जाएगा। इफ हियर इज +6 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो वैन एवर यू विल इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स एट दैट टाइम द साइन ऑफ दैट डिटर्मिनेंट वुड बी चेंज, अदरवाइज मैग्नीट्यूड वुड बी द सेम। तो जब भी आपका मन कर रहा है क्वेश्चन में इंटरचेंज करना है हमको किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम्स को, रो इंटरचेंज होंगे और कॉलम इंटरचेंज हो गया, मिक्स नहीं करना है, तो उस टाइम आपका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो आपका साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई मैट्रिक्स मैंने ली है यहाँ पर 1 2 5 6, इसका आंसर मान लेते हैं, वैसे हमको पता है ये जैसे ले लिया हमने, 6 × 6 -10 कितना हो गया, -4। अब मैंने कहा नहीं जी मुझे तो कॉलम चेंज करने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, मेरा मन किया कि नहीं मैं इनको इंटरचेंज कर लूँगी, इंटरचेंज करा तो क्या हो जाएगा 2 6 1 5। तो इसका आंसर हम चेक करते हैं, 5 2 = 10 -6, तो आंसर 4 ही आया। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों आर सेम, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव आया है। तो कहने का मतलब जब भी रोज और कॉलम इंटरचेंज होंगे, कोई भी 2 या रो या कॉलम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी उसमें जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। जब कभी भी डिटर्मिनेंट में आपको कोई भी पर्टिकुलर 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम सेम टू सेम नजर आ जाते हैं, लाइक अ मिरर इमेज बिल्कुल सेम है, तो उस कंडीशन में हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमने देखा कि ABC एंड XYZ, तो जब हम इसको देखते हैं तो हमने देखा कि बोथ आर आइडेंटिकल, सेम, मिरर इमेज, तो एट दैट टाइम हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कह देंगे सिंस
both rows are same identical, that's why the value of determinant is 0. तो जब भी आपको कोई भी दो सेम रोज या कॉलम दिख जाती है तो आप डायरेक्टली उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 लिख सकते हैं. कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम, ऐसे नहीं कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम मिल रही है तो हमने 0 लिखा, नहीं, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, फोर्थ प्रॉपर्टी है जो आपकी, इफ each element of any row can be expressed as a sum of two terms, then determinant can be expressed as sum of two determinants. अब क्या कहना चाह रहा है ये बात कह रहा है, लैंग्वेज भले थोड़ा टिपिकल आपको लग रहा हो, तो अगर आप इनको टुकड़ों में पढ़ोगे तो आपको पता चले, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, कोई भी पर्टिकुलर रो ले ली, जैसे यहाँ पर ले लिए फर्स्ट रो या सेकेंड रो, कोई भी पर्टिकुलर एक रो है, अगर उसके ईच एलिमेंट को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, अगर उसको सम ऑफ टू टर्म्स में लिखा जा सकता है, इसका मतलब दो टर्म्स के सम के रूप में अगर हम इसको लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में या तो हमारे पास ऑप्शन है कि इसका एक्सपेंशन करो एंड गेट द आंसर, अदरवाइज आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर किसी पर्टिकुलर रो का या किसी पर्टिकुलर कॉलम में ईच टर्म को, सारी की उसकी प्रत्येक टर्म को, प्रत्येक पद को अगर आप प्लस में लिख सकते हैं, सम में या माइनस में लिख सकते हैं, तो उस टाइम क्या होगा कि आप इसका एक्सपेंशन या इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हैं. तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट को भी आप सम में लिख सकते हैं. अब सम में कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने ये डिटर्मिनेंट लिख लिया a1 + x, तो यहाँ पर ये इस रो के अंदर दो टर्म्स का सम दे रखा है यहाँ पर, तो इस a1 + x को लिखा जा सकता है कि a1 में x ऐड किया तो हमारे पास ये पूरा टर्म आ जाएगा. अब इसको अगर मैं एक्सपांड करना चाहूँ, स्प्लिट करना चाहूँ, तो वो किस तरीके से होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं, ये है आपका a1 + x, a2 + y, a3 + z, एंड द नेक्स्ट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3, b1 b2 b3 c1 c2 c3. ओके, ये टर्म्स जो है सम में दे रखे हैं, तो अगर हम चाहे तो इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है, जो चीज़ प्लस में दे रखी है उसी को हम अलग अलग लिखेंगे, अदरवाइज रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपका सेम टू सेम रहेगा. तब ये सम में दे रखा है तो कितने एलिमेंट्स है, कोई भी दो टर्म का सम दे रखा है तो इसके मतलब इसके पार्ट्स कितने हो सकते हैं, 2 पार्ट्स. अगर 3 टर्म्स का सम, अगर यहाँ पर ऐसे होता, b होता, सब में +b + b या फिर कुछ भी होता, तो 3 टर्म्स होती, तो उसके 3 डिटर्मिनेंट्स हो सकते थे, सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकते थे. अब यहाँ पर 2 है, सम ऑफ 2 टर्म्स, तो ये सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में हम इसको लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे, द थिंग इज, ये जो हो जाएगा आपका पूरा डिटर्मिनेंट स्प्लिट हो जाएगा. कैसे, अब जैसे फर्स्ट में a1 आ रहा है तो हमने a1 को अलग रख लिया, a1 b1 c1, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, a1 एंड दिस इज द a2 a3 b2 c2 b3 एंड c3, एंड द स्प्लिटिंग वुड बी लाइक दिस, a1 यहाँ रहेगा, प्लस में आ जाएगा, क्या बचा है x, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी, सिर्फ ये जो दो टर्म्स है वो अलग अलग हो जाएगी, b1 b2 b3 c1 c2 c3. ओके, क्लियर, स्प्लिटिंग समझ में आ गया. a1 a2 a3 एक डिटर्मिनेंट में रहेगा, बाकी पार्ट्स तो दोनों में ही आने ही हैं, और x y z ये जो सेकंड है प्लस में, तो वो एडिशन में प्लस में आ गया x y z, और इस तरीके से यही इस चीज़ को साथ में लिखना है. तो हमने देख लिया कि ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, तो इफ़ यू वांट टू अगेन रिवर्स तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ रहेगी और a1 + x a2 + y a3 + z लाइक दिस. और इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो लिखा है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो का मतलब यहाँ पर है 1 एट अ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक ही रो चूज करनी है. ऐसा नहीं कि यहाँ पर a1 + x दे रखा है और यहाँ पर भी इसे प्लस में दे रखा है, तो आप दोनों को एक साथ एक्सपांड करो, नहीं, एक टाइम पे एक ही एक्सपांशन होगा. जैसे a1 + x ये वाला है, इसका एक्सपांशन किया, नाउ अगर दूसरा कोई अवेलेबल है तो आप उसका करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई आपको रैंडम सा यहाँ पर दे दिया, जैसे क्वेश्चन
A1 प्लस एक्स वो वाला तो था ही आपके पास, A1 A2 प्लस Y A3 प्लस Z, और यहाँ पर मैंने दे दिया B1 प्लस P B2 प्लस Q B3 प्लस R, और ये C1 C2 C3। नाउ डू द स्प्लिटिंग ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इसको स्प्लिट करके आप मुझे बताया, तो इसको आप किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके से नहीं करेगा कि ठीक है जी यहाँ पर A1 का तो हमने ले लिया A1 A2 A3, B1 को भी हमने लिख लिया B1 B2 B3, C1 C2 C3, एंड इफ यहाँ पर एडिशन है तो इसका फर्स्ट का एलिमेंट एक्स वाई जेड पी क्यू आर और C1 C2 C3। नहीं, ये सरासर गलत होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एट ए टाइम एक फिक्स टाइमिंग पे आपको एक ही रो लेकर के चलनी है। रीज़न ये कि आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, फर्स्टली सिर्फ फर्स्ट रो को लिया है जैसे पहले, तो A1 A2 A3 ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, B1 प्लस P B2 प्लस Q एंड B3 प्लस R एंड C1 C2 C3, और प्लस में यहाँ पर आपका ये रहेगा X Y Z, और यहाँ पर है जैसे B1 प्लस P B2 प्लस Q एंड B3 प्लस R एंड C1 C2 C3। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी इसकी। नाउ ये जो चीज़ है दो पार्ट्स में जाएगा, B1 B2 B3 और PQR वाला। यहाँ पर ये टू पार्ट्स में जाएगा, B1 B2 B3 एंड PQR वाला। यहाँ पर जहाँ आपने पहले दो डिटर्मिनेंट्स का स्प्लिटिंग करा था वो ना होकर के यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, टू, तो ये टू और ये, तो टोटल 4 डिटर्मिनेंट्स आपके पास सम के रूप में आएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपको ध्यान में रखनी है, एट ए टाइम 1 रो या 1 कॉलम लेकर के ही चलना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।